मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए आज जो मैंने टॉपिक तैयार किया है उसका नाम है कार्यशील पूंजी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। पहले के चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि दिन प्रतिदिन काम में आने वाली कैपिटल वर्किंग कैपिटल है, और अब उसके सोर्सेज क्या क्या हैं और किस तरीके से इन्हें कलेक्ट किया जाता है। तो कार्यशील पूंजी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी दो प्रकार से कलेक्ट की जाती है या दो प्रकार के उसके साधन हैं। सबसे पहला है दीर्घकालीन साधन और दूसरा है अल्पकालीन साधन। दीर्घकालीन साधन में कौन कौन से प्रमुख साधन हैं इसको हम पढ़ेंगे इस अध्याय में, और अल्पकालीन साधन कौन कौन से हो सकते हैं, ताकि एक व्यापारी को ये सुविधा रहे कि वो अल्पकालीन और दीर्घकालीन साधनों से कार्यशील पूंजी को एकत्रित कर सके। दीर्घकालीन साधनों में स्थायी कार्यशील पूंजी का वित्त पोषण करने के लिए उपक्रम को दीर्घकालीन साधनों को ही अपनाना चाहिए। दीर्घकालीन साधनों से लंबे समय तक के लिए वित्त प्राप्त हो जाता है। कार्यशील पूंजी के दीर्घकालीन साधन कई प्रकार के हो सकते हैं और उसमें जो प्रमुख हैं वो निम्न हैं। सबसे पहला है अंश। नए अंशों का निर्गमन कार्यशील पूंजी का मुख्य साधन है। एक कंपनी समता और पूर्णाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है। पहले स्थगित अंशों के निर्गमन का अधिकार कंपनियों को प्राप्त था, जिसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा रोक दिया गया है। पूर्वाधिकार अंशों को एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने के संबंध में कंपनी समापन के समय पूंजी के पुनर्भुगतान के लिए प्राथमिकता प्राप्त होती है। समता अंशों को लाभ की उपलब्धता के आधार पर लाभांश प्रदान किया जाता है और कंपनी को अंशों के निर्गमन से स्थायी कार्यशील पूंजी की अधिकतम राशि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इसी तरीके से दीर्घकालीन साधनों में अन्य प्रमुख साधन है ऋण पत्र। ऋण पत्र का निर्गमन भी अंशों की भांति ही कार्यशील पूंजी का एक महत्वपूर्ण साधन है। ऋण पत्र किसी भी धारक को ऋण की स्वीकृति का कंपनी द्वारा निर्गमित प्रपत्र होता है। ऋण पत्र धारक कंपनी के लेनदार होते हैं, निश्चित दर से प्राप्त करने के हकदार भी होते हैं, और कभी भी कंपनी की समापन होता है तो ऋण पत्र धारकों को पहले भुगतान किया जाता है और इनको जो है ब्याज का भुगतान भी सभी से पहले प्रदान किया जाता है। इसके बाद आता है प्रतिपादित लाभ। यह वित्त का एक आंतरिक साधन है जो सबसे सस्ता, वस्तुतः लागत विहीन स्रोत होता है। यह साधन पूर्व स्थापित संस्थाओं द्वारा अपने विस्तार, आधुनिकीकरण, प्रतिस्थापन आदि के लिए प्रयोग में लिया जाता रहता है। दीर्घकालीन साधनों में अन्य साधन है प्राचीन संपत्तियों का विक्रय। व्यवसाय में बेकार की अप्रयुक्त स्थायी संपत्तियों को बेच करके भी कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की जा सकती है। प्रबंधन इस साधन पर कम ही निर्भर रह सकता है क्योंकि ये सामयिक, अनियमित और अविश्वसनीय होता है। दीर्घकालीन ऋण बैंकों, विनियोग कंपनियों व विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करके भी कार्यशील पूंजी का वित्तीयन किया जा सकता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, राज्य वित्त निगम SFCS, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, नाबार्ड आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं जिनसे दीर्घकालीन ऋण जो है प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरीके से अब हम आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण साधन पे कि अल्पकालीन साधन। अल्पकालीन साधनों से अस्थायी कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की जाती है जिसकी लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। प्रमुख अल्पकालीन साधन कौन कौन से हैं इसको अब हम स्टडी करेंगे, और प्रमुख अल्पकालीन साधन निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले हम लेंगे वाणिज्यिक बैंक। कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कार्यशील पूंजी के लिए। अल्पकालीन कार्यशील पूंजी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक होते हैं। बैंक सामान्यतया अग्र 4 रूपों में ऋण प्रदान करता है। कॉमर्शियल बैंक किस किस तरह के ऋण देते हैं इसको हम देखेंगे। सबसे पहले नकद साख। इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक और ग्राहक के मध्य एक औपचारिक समझौता होता है जिसमें साख की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कर दी जाती है। ग्राहक इस निर्दिष्ट सीमा के भीतर आवश्यकता अनुसार राशि का आहरण कर सकता है
और जितना वो आहरण करता है यानी जितना वो खाते में से अपने राशि का प्रयोग करता है, ब्याज सिर्फ उसी पर ही देना होता है। ब्याज आहरित किए गए ऋण पर ही लगता है, न कि संपूर्ण अधिकतम सीमा। मान लीजिए अधिकतम सीमा 20 लाख है, पर इस व्यापारी ने मात्र 4 लाख रुपए ही उपयोग में लिए हैं, तो 4 लाख रुपए पर ही उसे ब्याज देना होगा। संपूर्ण 20 लाख जो स्वीकृत राशि है उस पर इसे ब्याज नहीं देना पड़ता है। अल्पकालीन साधनों का और दूसरा एक स्रोत है बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष बैंक के साथ की गई एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चालू खाते के ग्राहक अपने खाते में जमा शेष के अतिरिक्त एक निर्धारित सीमा तक धन का आहरण की स्वीकृति बैंक से ले लेता है। इससे चेक अनादृत होने पर उत्पन्न विषम स्थिति से बच जाता है। कुछ समय के लिए ऋण सुविधा भी मिल जाती है। व्यवहार में नकद साख और बैंक अधिविकर्ष में कोई खास अंतर नहीं होता। अंतर इतना है कि अधिविकर्ष अति अल्पकाल के लिए स्वीकृत किया जाता है और यह एक अस्थायी व्यवस्था शॉर्ट गैप अरेंजमेंट होता है, जबकि नकद साख अपेक्षाकृत अधिक अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है। और इसके स्रोत है अल्पकालीन साधनों में सुरक्षित ऋण। बैंक जब इस संपत्तियों की जमानत के आधार पर एक मुश्त अग्रिम देता है तो उसे सुरक्षित ऋण कहते हैं। प्राय बैंक बॉन्ड्स, रहतिया व्यक्तिगत जमानत के आधार पर इस प्रकार का अल्पकालीन ऋण देती है और ऋण की वापसी एक मुश्त भी हो सकती है और किस्तों में भी दे सकते हैं। तो ग्राहक को ये सुविधा होती है कि जो ये सिक्योर्ड लोन ले रहा है तो सिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट भुगतान जो है वो चाहे तो एक साथ सारा भुगतान कर सकता है और चाहे तो उसकी किस्तें बांध करके उसमें भी उसको भुगतान की सुविधा मिलती है। अगला पॉइंट है बिलों की कटौती। इसमें ग्राहक बैंक को अपने प्राप्य बिलों की अपेक्षाकृत कम मूल्य पर बेच देते हैं अथवा वर्तमान ब्याज की दर से कटौती करा लेते हैं। परिपक्वता की तिथि पर बैंक संबंधित पक्षकार से बिल का संपूर्ण अंकित मूल्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ग्राहक कटौती की धनराशि की हानि उठाकर आवश्यकता अनुसार वित्त प्राप्त कर लेता है। अब आता है व्यापारिक साख। प्राय सभी व्यापारिक इकाइयों को माल विक्रेता से अल्पकाल के लिए उसकी ख्याति के अनुसार जितनी उसकी रेपुटेशन होती है, जैसी उसकी गुडविल होती है, उसके हिसाब से उधार माल मिल जाता है। इसका भुगतान बाद में एक मुश्त या किस्तों में किया जा सकता है। कभी कभी इस उधार माल के लिए विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी आदि भी लिख दिए जाते हैं। इस विधि में उधार पर ब्याज नहीं दिया जाता है और बहुधा विक्रेता माल की कीमत बढ़ा करके ही बेचता है। इस प्रकार अधिक कीमत लेकर ब्याज की पूर्ति कर ली जाती है। व्यापार साख की अवधि 15 दिन से लेकर के 3 माह तक के लिए हो सकती है। तो व्यापार साख की सुविधा भी व्यापारियों को, व्यावसायिक इकाइयों के लिए एक अल्पकाल का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी तरीके से देशी साहूकार अल्पकालीन साधन का एक और महत्वपूर्ण साधन है। देशी साहूकार जो छोटे और मध्यम आकार के उपक्रम होते हैं या व्यावसायिक इकाइयाँ होती हैं, अपनी कार्यशील पूंजी का महत्वपूर्ण हिस्सा देशी साहूकारों से प्राप्त करते हैं। ये लोग ब्याज की दर अधिक वसूल करते हैं, अतः इनकी शरण में व्यावसायिक गृह अंत में ही जाते हैं। आजकल वाणिज्यिक बैंकों का प्रचलन ज़्यादा है, तो देशी साहूकारों की महत्वता दिन प्रतिदिन घट रही है और देशी साहूकार बहुत ज़्यादा शोषण भी करते थे, एक्सप्लॉइट भी करते थे। और वाणिज्यिक बैंकों में सेफ लोन भी होता है और ब्याज दर भी कम होती है। तो इसलिए जितनी भी व्यावसायिक इकाइयाँ हैं वो बिल्कुल अंत में अगर कोई सोर्स नहीं रह जाता है तो ही वो देशी साहूकारों के पास जाना पसंद करती है, नहीं तो वो जो है बैंकों के पास या कॉमर्शियल बैंक्स के पास ही अपने ऋणों के लिए जाती हैं। इसी तरीके से एक और स्रोत है जन निक्षेप। मुंबई, अहमदाबाद की सूती वस्त्र मिलों में जन निक्षेप कार्यशील पूंजी का प्रचलित स्रोत रहे हैं। वर्तमान में निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी इस साधन का प्रयोग निरंतर कर रही हैं। इसमें जनता अपना धन तब तक कंपनियों के पास जमा रखती है जब तक उन्हें ब्याज मिलता रहता है और यह साधन कंपनियों के लिए एक सुखद समय का साथी, फेयर वेदर फ्रेंड की तरह सिद्ध होता है और संकट की स्थिति में जमाकर्ता अपनी वापसी के लिए अपनी राशि को वापस मांग सकता है। तो जन निक्षेप भी एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है कि अल्पकाल के लिए साधन के लिए कार्यशील पूंजी जो है अल्पकाल के लिए जुटाई जा सकती है। अब अगला पॉइंट आता है अल्पकालीन साधन में कि ग्राहकों से अग्रिम, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स।
कि कुछ व्यावसायिक गृह अपने ग्राहकों से माल के आदेश के साथ साथ संपूर्ण या आंशिक भुगतान अग्रिम में प्राप्त कर लेते हैं, जो कार्यशील पूंजी का अल्पकालीन साधन होता है। यह पूंजी प्राप्त करने का लागत विहीन साधन होता है, क्योंकि इस पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है, किंतु प्राय एकाधिकारी संस्थाएं ही इस साधन का प्रयोग करने की स्थिति में होती हैं, जहां पर ग्राहक कोई भी शर्त स्वीकार करने को बाध्य होता है। प्रतिस्पर्धी वातावरण में और जिस संस्था की साख निर्बल हो वो इसका सहारा नहीं ले सकते। बहुत अच्छी गुडविल होने पर ही व्यावसायिक गृह अपने कस्टमर्स से जो है एडवांस प्राप्त कर सकते हैं और अग्रिम की सुविधाएं लेकर के अपने शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज का एक और मेथड हो सकता है कि आंतरिक साधन की वर्किंग कैपिटल के लिए हास कोष, करों के लिए प्रावधान, उपार्जित व्यय जैसे आंतरिक साधनों का भी उपयोग किया जाता है। लाभ में से कुछ भाग निकालकर बनाए गए हास कोष उस समय तक कार्यशील पूंजी प्रदान करते हैं जब तक कोई स्थायी संपत्ति न क्रय कर ली जाए, लाभांश के रूप में वितरित न कर ली जाए। इस तरह करों के लिए जो प्रावधान किया जाता है वह एक निश्चित अंतराल पर भुगतान किया जाता है। इस बीच की अवधि में यह अल्पकालीन कार्यशील पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है। उपार्जित व्ययों की राशि भी भुगतान होने तक अल्पकालीन साधन की तरह ही व्यावसायिक संस्थाओं में प्रयोग कर ली जाती है। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज में कुछ और साधनों को भी हम ले सकते हैं। इनमें सरकार की सहायता ली जा सकती है, गवर्नमेंट एड हमें प्राप्त हो सकती है। आपने देखा होगा कि कई व्यावसायिक संस्थाएं ऐसी होती है जो गवर्नमेंट की एड से कार्य करती है। इसी तरीके से प्रबंधकों और संचालकों के द्वारा ऋण लिए जा सकते हैं, उनसे भी ऋण प्राप्त करके डायरेक्टर्स के द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा भी ऋण दिए जाते हैं व्यावसायिक संस्थाओं को। और इसी तरीके से कर्मचारी की प्रतिभूतियाँ यानी सिक्योरिटीज़ अगर एम्प्लॉयज़ ने ले रखी है तो उन सिक्योरिटीज़ के माध्यम से भी शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज कोई भी कंपनी या संस्थाएं जो है प्राप्त कर सकती है। तो ये इसके कुछ साधन हमने पढ़े, वर्किंग कैपिटल के दीर्घकालीन साधन थे और कुछ अल्पकालीन साधन थे। दोनों ही साधनों के द्वारा एक व्यावसायिक संस्थान अपने संगठन के लिए वर्किंग कैपिटल को जुटाता है या कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करता है। और किसी भी संस्था की सफलता के लिए ज़रूरी होता है कि पर्याप्त कार्यशील पूंजी होनी चाहिए, भले ही वो अल्पकालीन साधनों से करें या दीर्घकालीन साधनों से। पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने पर ही संस्था की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक्स।